हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। ये पार्ट 2 है चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो एक बार देख लीजिए, आपको मदद मिलेगी मैटर को समझने में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अंजलि को थैंक यू फॉर योर सजेशन। इस क्लास में पिछले वीडियो का लास्ट 3 क्वेश्चन फिर से समझा दूंगा। आशा करता हूँ इस बार कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और एक बात बच्चों, पिछला वीडियो थोड़ा सा लेंथी था, तो आज से सोचा हूँ वीडियो का लेंथ थोड़ा सा कम कर दूंगा, तो पढ़ने में भी बोर फील नहीं आएगा। आप इस बारे में कमेंट बॉक्स में सुझाव कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। माय नेम इज़ प्रसून एंड सब्सक्राइब माय चैनल विद्यापीठ फॉर स्टडी मेक इजी। टुडेज चैप्टर इज मैटर इन आवर सराउंडिंग पार्ट 2। So let's start. Question number 13. Give the reason for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell of cold food, you have to go too close. सीधा सीधा पूछ रहा है, खाना जब गर्म होता है तो उसकी खुशबू दूर तक फैल जाती है, लेकिन जब ठंडा हो जाता है तब नज़दीक जाने के बाद ही वो खुशबू मिलती है। क्यों ऐसा होता है? We are already studied in previous class that one of the characteristic of particles is that their kinetic energy will increase with the increase of temperature. मतलब जब टेम्परेचर बढ़ती है तब काइनेटिक एनर्जी भी, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है? तो खाना जो एक मैटर है, हीट करने पे उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसका पार्टिकल्स का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और वो तेज़ी से एयर पार्टिकल्स में मिक्स्ड होकर दूर दूर तक फैल जाती है। लेकिन खाना जब ठंडा होता है तो पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी भी कम होता है, तो इसके लिए वो दूर ज़्यादा दूर तक फैलती नहीं है, नज़दीक जाने के बाद ही खाना का खुशबू मिलता है। आई थिंक क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इफ ए ड्रॉप ऑफ ब्लू इंक पुट इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर एंड डू नॉट स्टीर इट, बट स्टिल द ब्लू इंक स्प्रेड्स इवनली थ्रू आउट द वाटर। इसमें पूछ रहा है, अगर एक ग्लास में पानी में ब्लू इंक डाल देते हैं तो वो अपने आप ही, और उसे बिना मिक्स के छोड़ देते हैं तो वो अपने आप ही पूरे पानी में स्प्रेड हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? ये भी हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा था। मैटर ऑफ पार्टिकल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा भी होता है, जो मैटर का जो पार्टिकल्स है वो अपने आप ही मूव करता रहता है, वो अपने आप ही मूव करता रहता है। दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसका ये एग्जांपल है एक क्वेश्चन। बिना मिक्स किए भी ब्लू इंक के जो पार्टिकल है वो अपने आप ही मूव करते रहते हैं और वाटर पार्टिकल्स में मिक्स्ड हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? इसमें पूछ रहा है, एक स्विमर जो स्विम करता है वो कौन सी प्रॉपर्टी के कारण स्विम कर पाता है। इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं तो आसानी से समझ आ जाएगा। एक आयरन का प्लेट लेते हैं और एक बाल्टी पानी, ठीक है। अभी आयरन के प्लेट को हम लोग हाथों से पुश करने की कोशिश करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस दिखाई देगा? मेरे ख्याल से कोई कुछ चेंजेस दिखाई नहीं देगा। लेकिन वही सेम एक बाल्टी के पानी में अगर हम हाथ घुसाते हैं तो वो आखिर तक, बाल्टी के लास्ट पोर्शन तक वो चला जाता है हाथ। वो इसी कारण से होता है, वो सेम ही रीज़न होता है। इसमें पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है उसकी वजह से ये होता है। आयरन में क्या होता है, आयरन एक सॉलिड है और सॉलिड के पार्टिकल के अंदर एट्रैक्शन ऑफ फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए वो पुश से टूटता नहीं है और उसमें कुछ डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता है। लेकिन वाटर लिक्विड होता है तो वाटर का जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है उसमें वो बहुत ही वीक होता है। तो उसके कारण क्या होता है, जब भी हम लोग पुश करते हैं या हाथ घुसाते हैं उसकी वजह से वो पानी फैल जाता है और हमारा जो हाथ है वो बाल्टी के आखिर तक निकल जाता है, आखिर तक चला जाता है। सेम द रीज़न, इसी कारण से इसी वजह से जो डाइवर है, जो स्विमर है, वो पानी में स्विम कर सकता है। आई थिंक इस बार ये क्लियर हो गया।
अभी कुछ मैटर के बारे में पढ़ाई कर लेते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर में आ जाएंगे। ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, due to the variation of characteristic of the particles of matter, we can say that the matter around us exists in three different states. These states are solid states, liquid states and gaseous states. एक्चुअली अभी जो स्टेट ऑफ मैटर है ना, उसको 5 भाग में डिवाइड किया गया है। एक तो है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और तीसरा गैसियस, चौथा है प्लाज्मा, और पांचवा है बीईसी मीन्स बोर्स आइंस्टाइन कॉन्डेंसेशन। चौथा और पांचवा लास्ट में देखेंगे। अभी जो मेन हम लोग पढ़ाई करेंगे मेन 3 मैटर के साथ, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में क्या लिखा है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोज टू ईच अदर, यही सॉलिड है। ठीक है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के बहुत ही करीब रहता है, और इसी वजह से वो जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के बहुत ही करीब रहता है, वो साथ ही साथ रहता है। इसी वजह से जो सॉलिड है उसका एक डेफिनेट शेप होता है। लेकिन वही चीज़ आप अगर लिक्विड में देखेंगे तो पार्टिकल्स के अंदर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके लिए लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है, कोई डिस्टिंक्ट शेप नहीं होता है। वो ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, वो बाल्टी में डालेंगे बाल्टी का शेप ले लेगा, प्लेट में डालेंगे प्लेट का शेप ले लेगा। वही एक गैसियस में जो पार्टिकल होता है, वो पार्टिकल के अंदर, पार्टिकल के जो बीच का गैप है, स्पेस है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा होता है, इसके लिए उसका कोई शेप ही नहीं होता है गैस का। गैस को आप कुछ भी सामान में कोई भी कंटेनर में ले सकते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स क्लोज टू ईच अदर एंड फॉर दैट सॉलिड हैव डिफरेंट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स। ऑलरेडी मैंने बोल दिया। एग्जाम्पल है बुक, वुडन पीस, आइस, रबर एंड स्पॉन्ज एट्सेट्रा। लिक्विड स्टेट, देयर इज some space between the molecules of liquid, for that liquid have no permanent shape but have fixed volume। वही बोल रहा हूँ ना, थोड़ा गैप, थोड़ा स्पेस थोड़ा है बीच में, पार्टिकल्स के अंदर स्पेस है, इसके लिए उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, लेकिन उसका एक वॉल्यूम होता है। वो ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का ये ले लेगा, शेप ले लेगा। ठीक है। बाल्टी में डालेंगे बाल्टी का शेप ले लेगा। सेम गैसियस के बारे में पढ़ते हैं। द इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑफ गैस इज टू लार्ज, फॉर दैट गैस हैज़ नो फिक्स्ड शेप। बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। जो दो में जो गैप होता है ना, दो पार्टिकल्स के अंदर गैप बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी वजह से उसका कोई शेप ही नहीं होता है और ना कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अभी एग्जांपल है एयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एट्सेट्रा। ठीक है। अभी डिफरेंस देख लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस का। वही सब जो अभी पढ़ाई किया है वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। सॉलिड हैव ए डेफिनेट शेप ऑफ देम, लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड गैस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। ऑलरेडी वी हैव read this। The intermolecular space between solid is almost absent। ठीक है, वो भी हम लोग देख लिया। The intermolecular space between liquid is moderate but present। हाँ, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। ठीक है, लेकिन गैस में बहुत ही ज़्यादा होता है। द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द गैस इज फ्री फ्लोइंग एंड प्लेंटी। नेक्स्ट आते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज इंक्रेडिबली हाई। अभी ये जो मॉलिक्यूल्स है, जो मॉलिक्यूल्स हमने देखा है, वो पार्टिकल्स जो है सॉलिड का, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दो पार्टिकल्स के अंदर जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके लिए वो एक अपने आसपास रहता है और एक डिस्टिंक्ट शेप लेकर रखा है। ठीक है, वही है। अगर लिक्विड में ध्यान दें तो दो पार्टिकल्स के अंदर स्पेस होता है, तो उसका जो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो थोड़ा सा वीक होता है कंपेयर टू सॉलिड। वही अगर गैस में देखिए तो गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेस बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसी वजह से गैस का जो गैस के पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड। कंपेयर नहीं, वो बहुत ही वीक होता है।
वही से अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज इनवेरिएबली हाई, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज मॉडरेट एंड देयर इज नो मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है। नेक्स्ट, सॉलिड हैव नेग्लिजिबल इनकम्प्रेसिबिलिटी। जैसे सॉलिड है ना, सॉलिड में अगर हम लोग प्रेस करेंगे और कंप्रेस करेंगे तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। वही अगर लिक्विड को हम लोग जैसे एक कंटेनर में लिक्विड रख के उसे अगर प्रेस करेंगे वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन गैस में क्या होता है, गैस में आप कोई भी कंटेनर में ले लीजिए और उसको प्रेस कीजिए, जितना प्रेस करेंगे वो दबता जाएगा, वो कंप्रेस होता जाएगा। अभी फिर से क्वेश्चन एंड आंसर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज अ वर्ड is describe how much space of an object or substance takes up in relation to the amount of matter is that object or substance. In simple words, we can say the mass per unit volume of a substance is called density. इसका मतलब है कोई भी वस्तु या कोई भी सामान बोल सकते हैं, उसका जो वॉल्यूम है वो पर यूनिट वॉल्यूम में उसका कितना मास है, पर यूनिट वॉल्यूम में उसका कितना मास है, वही है डेंसिटी। ठीक है, वही है डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो इक्वल टू एम बाई भी, याद रखिएगा, रो इक्वल टू एम बाई भी। तो इसका यूनिट भी क्या आएगा, इसका यूनिट होगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको थोड़ा हाईलाइट करना भूल गया। ठीक है, नेक्स्ट पीडीएफ में मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू इंक्रीज डेंसिटी। यार एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन और आयरन। ये तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ऐसे मैं समझा देता हूँ। ठीक है। जैसे चिमनी आपने देखा होगा मूवी में या कोई टीवी में देखे होंगे। क्या चिमनी ऊपर की तरफ रहता है और चिमनी का जो धुआं वो निकल के ऊपर चला जाता है। ठीक है। वो चिमनी का धुआं ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि चिमनी एयर से हल्का होता है। चिमनी का जो डेंसिटी हो वो एग्जॉस्टिंग जो गैस होता है, चिमनी से जो एग्जॉस्टिंग गैस होता है वो बहुत ही हल्का होता है एयर से, तो इसके लिए वो ऊपर की तरफ निकल जाता है। ठीक है। एक एग्जांपल मैंने दे दिया, इससे आपको याद रहेगा ऑल टाइम। फिर होता है कॉटन, एयर के बाद आता है कॉटन। कॉटन का थोड़ा डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है, वो तो आप लोग जानते ही हैं, वो दिखने से भी पता चलता है। ठीक है। कॉटन से थोड़ा ज़्यादा होता है चॉक का, कॉटन से ज़्यादा होता है चॉक का, चॉक से ज़्यादा होता है वाटर का। अभी आपको शायद डाउट हो सकता है चॉक और वाटर को लेके, तो इसका एक एग्जांपल है, आप घर में भी देख सकते हैं। अगर एक बाल्टी के पानी या ग्लास के पानी में एक चॉक को डाल देंगे तो चॉक तैरता रहेगा। ठीक है। अभी वो भी डिपेंड करता है चॉक के साइज़ के ऊपर, लेकिन वो याद रखिएगा चॉक वाटर से कम होता है डेंसिटी। चॉक का जो डेंसिटी होता है वो वाटर से कम होता है। ठीक है। अभी वाटर, हनी और आयरन के बाद, वाटर और हनी की बात करेंगे तो हनी थोड़ा डेंसर होता है। हनी का जो डेंसिटी होता है वाटर से ज़्यादा होता है, और आयरन तो आपको पता ही है। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ना कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव ए रीज़न। ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। अभी शायद आप कुछ लोगों को शायद ये डाउट होगा, क्या गैस कंटेनर के वॉल में प्रेशर देता है या नहीं। इसको एक नॉर्मल एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे बैलून, ठीक है, बैलून में हम लोग हवा भरते हैं और हवा एक गैस एयर है, गैसियस फॉर्म है। ठीक है। फिर उस बैलून के मुंह में हाथ रख के अगर हवा छोड़ते हैं तो एक हल्का सा दबाव फील होगा हाथ में। इससे डाउट क्लियर होता है, इससे एक डाउट क्लियर हो जाता है कि हवा प्रेशर एक्सर्ट करता है कंटेनर के वॉल में भी, जैसे हमारे हाथ में भी प्रेशर फील हो रहा है। ठीक है। लेकिन सवाल है, यहाँ पर सवाल पूछा गया है वो कंटेनर में प्रेशर क्यों देता है। ठीक है। रीज़न, इसका रीज़न है गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं उसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही तेज़ी से इधर उधर भागता है। इससे क्या होता है,
कुछ पार्टिकल्स आपस में टकराता है और फिर से इधर उधर भागता है, और कुछ डायरेक्टली जाके कंटेनर के वॉल में धक्का मारता है। इसी कारण से इसी कारण से जो कंटेनर के जो वॉल है उसमें प्रेशर फील होता है। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. मतलब जनरली हम लोग को पता है कि डेंसिटी अगर कंपेयर करें तो सॉलिड का ज़्यादा होता है और लिक्विड का इससे कम। लेकिन आइस तो सॉलिड है और वाटर लिक्विड, तो आइस कैसे पानी में फ्लोट करता है? इसका जो रीज़न है वो है कि वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तब एक क्रिस्टलाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। जैसे क्रिस्टलाइन हाइड्रोजन एक बॉन्डिंग बनता है, ठीक है। इस तरीके से क्रिस्टलाइन एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, तो जिसके कारण उसका जो आइस बनने के बाद वो उसका जो डेंसिटी होता है वो कम हो जाता है। ये जो रेशियो है कम होने का शायद 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब वाटर से 0.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, मीन्स 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है, पानी आइस बनने के बाद 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो इसमें करीबन 0.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी का कमी हो जाता है। इसी कारण से आइस पानी में फ्लोट करता है, तैरता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डज कॉर्क फ्लोट ऑन वाटर? अभी ये तो सीधा सीधा आपको भी पता ही होगा कि कॉर्क कॉर्क मीन्स बोतल का जो कॉर्क होता है ना, जो शैम्पेन वैम्पेन वगैरह में आप लोग टीवी में देखे होंगे, कॉर्क जैसा होता है। फिर पहले पहले आता था, पहले जो होम्योपैथी का जो मेडिसिन होता है उसमें रहता था कॉर्क, ऐसे मुंह में जो कांच की बोतल में जो एक मुंह में लगा हुआ रहता है उसे कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। उसी वो वाला कॉर्क होता है ना, कॉर्क का जो डेंसिटी होता है बहुत ही कम होता है पानी के कंपेयर में, तो इसी कारण से वो पानी में तैरता है और कोई कुछ नहीं। नेक्स्ट, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स विथ एग्जांपल? यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। पानी को ले लीजिए, वाटर, ठीक है। वाटर है सॉलिड लिक्विड। वाटर है लिक्विड, जब इसको ठंडा करके आइस बनाते हैं वो हो जाता है सॉलिड, और इसको वाटर को जब हम लोग हीट करके वेपोराइज कर देते हैं तो वो बन जाता है गैसियस फॉर्म, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है। क्या होता है, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, उसको हम लोग कितना गर्म करते हैं, मतलब कितना हीट दे के कितना गर्म कर रहे हैं और कितना ठंडा कर रहे हैं, जो उसमें जो कितना गर्म कर रहे हैं कितना ठंडा कर रहे हैं, वो डिग्री ऑफ जो हॉटनेस है और कोल्डनेस है, ठीक है, उसी को हम लोग टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे एक आयरन का रॉड है, उसको टेम्परेचर बढ़ा के, उसका टेम्परेचर अभी रूम टेम्परेचर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एक आयरन का रॉड है वो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड में है, ठीक है। उसको अभी हीट करके, उसको एक बर्नर जला के इसको हीट करके उसका जो हॉटनेस है उसको बढ़ा रहा हूँ, उसको राइज करवा रहा हूँ, उसको राइज करके 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, ठीक है। उसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं टेम्परेचर राइज, ठीक है। फिर अगर इसको ठंडा करके 25 डिग्री से ठंडा करके 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो इसको बोलते हैं मतलब कोल्डनेस, जो इसका जो कोल्डनेस है उसको बोलते हैं टेम्परेचर ड्रॉप। इसी जो हॉटनेस और कोल्डनेस होता है, डिग्री का जो फर्क होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। इट इज़ ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड मेजर बाय थर्मामीटर। टेम्परेचर थर्मामीटर से मापते हैं, वो तो घर में भी आप लोगों का शायद है, बुखार होने से जो मापते हैं तो दिखाई आप लोग पता होगा। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, ठीक है, केल्विन।
ये बात ये आप ज़रूर याद रखिए, इससे आप सवाल भी पूछेगा। 273 केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्स होता है समथिंग 273 पॉइंट आई थिंक 18 हाँ ऐसा कुछ है, लेकिन इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं। ओनली याद रखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 केल्विन। इससे क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है उसको केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या करेंगे 273 प्लस 25 ऐड करेंगे 298 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे क्वेश्चन कर सकता है 300 केल्विन, अभी इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कीजिए, तो कैसे करेंगे 300 से 273 माइनस कर देंगे। ठीक है, 273 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वहाँ पर आएगा 27, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेशर? व्हाट इज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर? द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट per unit area over which the force is distributed is called pressure. In simple words, pressure is force applied per unit area is denoted by P, small p और capital P। स्मॉल p से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल P से भी डिनोट कर सकते हैं। प्रेशर गॉज से प्रेशर मेजर करते हैं। अभी प्रेशर क्या है? ठीक है, प्रेशर है जैसे एक यूनिट एरिया होता है, यूनिट एरिया में कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है उसी को हम लोग प्रेशर बोलते हैं। सीधा सीधा बोल रहा हूँ, प्रेशर इक्वल फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स एरिया जो है, पकड़ लीजिए एक आयरन का प्लेट है। ठीक है, आयरन का एक प्लेट का एग्जांपल ले लेता हूँ। आयरन का प्लेट है, अभी है इसका जो एरिया है वो उसका एरिया ले लेता हूँ 4 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अभी 4 मीटर स्क्वायर है और 4 मीटर स्क्वायर को 4 भाग में डिवाइड कर दिया, तो इसको पकड़ लीजिए हर पार्ट एक सेम है। ठीक है, ये यूनिट एरिया है मीन्स 1 मीटर है, 1 मीटर स्क्वायर है। इसमें कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं, उसको ही बोल रहे हैं प्रेशर। आई थिंक इट इज क्लियर। ऐसे यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। फिर एटमॉस्फेयर इसको एटीएम से भी डिनोट करते हैं एटमॉस्फेयर को। ठीक है, एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही सावधानी से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी कर सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए एटमॉस्फेयर, सीधा सिर्फ एटमॉस्फेयर पूछेगा तो एटमॉस्फेयर होता है मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस यूनिट, ये यूनिट होता है गैस का। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर पूछेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर दो चीज़ है, एक है सिर्फ एटमॉस्फेयर पूछेगा तो एक यूनिट होता है मैं प्रेशर, गैस का जो प्रेशर है उसको मेज़र करने के लिए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछेगा तो वो प्रेशर होता है एयर का एटमॉस्फेयर में, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग मापते हैं बैरोमीटर से। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं बैरोमीटर से इसको बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोला जाता है। और सी लेवल का द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट व्हिच मटेरियल चेंजेस फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट मटेरियल। मतलब एक मैटर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, सॉलिड है, वो जिस टेम्परेचर में मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में आ जाएगा उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, जैसे बर्फ, आइस क्या होता है? आइस 0 डिग्री में आइस रहता है। ठीक है, 0 डिग्री से नीचे या लोअर 0 डिग्री, वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस पानी में भी बदल जाता है। इसीलिए आइस का जो
मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर भी दिया हुआ है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। 273.16 केल्विन क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आई थिंक इट इज क्लियर। रिमेंबर दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज सेम एज फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को भी फ्रीजिंग पॉइंट ही बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अगर पानी है, जैसे पकड़ लीजिए पानी, फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स पानी को ठंडा करेंगे, मैंने फ्रीज करेंगे तो वो बर्फ़ आइस में बदल जाएगा। जिस टेम्परेचर में, उसी टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट सेम ही होता है। जिस टेम्परेचर में सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट आएगा उसको बोलेगा मेल्टिंग पॉइंट, और जिस टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में बदल जाएगा उसी टेम्परेचर को बोलेगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो दोनों सेम ही होता है, याद रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हाँ, ये वाला सवाल भी मैंने कुछ देर पहले बता दिया था। 370 डिग्री केल्विन, 500 डिग्री केल्विन, इसको सेल्सियस में लीजिए तो सेम माइनस कर दिया। अगर अभी डिग्री सेंटीग्रेड दिया रहता और केल्विन में चेंजेस करने के लिए बोलता तो डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है? पकड़ लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 25 + 273, व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट? अभी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। द टेम्परेचर एट which material changes from its liquid state to gaseous state at the atmospheric pressure is called boiling point of that material. The boiling point of water is 373 Kelvin और 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग टेम्परेचर वो पानी होता है। पानी को अभी हीट करेंगे, मीन्स बॉयल किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वो वेपर हो गया, बाष्प होके एयर में मिक्सड हो गया। वही 100 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। आई थिंक इट इज़ क्लियर। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे चैप्टर कंप्लीट करने का। अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा के रखिए। कोई क्वेरी हो तो या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मुझे मेल कीजिए। मेल आईडी स्क्रीन पे है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। स्टे सेफ, स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू।